लोकसभा का चुनाव चल रहा है। दूसरा चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। यह चुनाव 7 चरणों में होने वाला है। यह 2 चरणों का यह अनुभव बता रहा है कि भारतीय मतदाता चुनाव के प्रति शायद उदासीन होता चला जा रहा है। और आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मतदाता का उदासीनता का कितना बड़ा दुष्परिणाम निकल सकता है, और उसका हम एक घटना से इस चीज को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यह है सियालकोट की घटना। सियालकोट पंजाब प्रांत का एक जिला है। अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय यह भारत में ही था। और यह बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का जगह था सियालकोट। उसी को हम लोग सागल या साकल भी कहते थे, सागल द्वीप या साकल द्वीप ही कहते थे। वहीं से कुछ लोग आए हैं तो वो साकल द्वीपी ब्राह्मण भी कहे जाते हैं, जो यहाँ पर आए हैं, जो कनौज से आए। कनौज का पुराना नाम कानीकुब्ज है, तो कानीकुब्ज का ब्राह्मण कहा जाता है। तो साकल द्वीप से जो लोग पंजाब से भारत के अन्य क्षेत्रों में गए हैं वो साकल द्वीपी कहे जाते हैं। तो साकल द्वीप एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का जगह है जो सियालकोट है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि एक बौद्ध ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्नू। और यह मिलिंद पन्नू, मिलिंद जो है, मिलिंद मतलब एक राजा का नाम है जो इंडो ग्रीक राजा थे, हिंद यूनानी राजा थे, और उनका नाम था मिनांडर, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में उनको मिलिंद नाम से कहा गया है। और पन्नू का मतलब होता है प्रश्न, तो मिलिंद का प्रश्न इसका मतलब हुआ। और इसमें मिलिंद यानी कि इंडो ग्रीक जो राजा हैं मिलांडर, जो सियालकोट उनकी राजधानी हुआ करती थी और पंजाब के क्षेत्रों पर उनका शासन हुआ करता था। तो और वो जो समय है वह लगभग 160 से 165 ईसा पूर्व का समय है उनके शासनकाल का। तो उसी समय ये मिलिंद पन्नू किताब की यह रचना है, उसी कालखंड का। और यह बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद यानी मिलेंडर के बीच की कहानियां हैं, और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और इसको पिटक जैसा ही, जो त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ का, ऐसा सामान दिया जाता है। और उस समय भी यह पता चलता है कि जो सियालकोट है वह बहुत ही संपन्न शहर हुआ करता था, और सियालकोट मिलिंद की या मिलेंडर की राजधानी हुआ करती थी। तो ये उसकी प्राचीन बात है। जब देश का बंटवारा होने लगा तो उसमें सियालकोट पर भी हुआ कि नहीं, इसका भी बंटवारा हो। और जो पाकिस्तान के जो लोग हिमायती थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान में चला जाए। हालांकि उस समय सियालकोट में हिंदुओं की जनसंख्या बहुमत में थी, मतलब हिंदू बहुल प्रदेश वो था, हुआ करता था उस समय। और इसका परिणाम यही है कि देखिए 1946 में 1941 में जो जनगणना हुई थी भारत की, तो उसमें सियालकोट में हिंदुओं की संख्या थी 2,31,000। तो ये मैं फिर इस पर आगे चर्चा करूंगा। तो इसका हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाए सियालकोट पर, क्योंकि वहां पर लगभग हिंदू बहुल वो जगह था, लेकिन मुस्लिम समुदाय चाहता था कि नहीं, यह पाकिस्तान में जाए। तो इस पर जनमत संग्रह की बात हुई। हालांकि उस समय असम के और पूरे देश के नेता थे गोपीनाथ बारदुलाई, ये बहुत ही इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि सियालकोट को भारत में ही रहना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंततः यह हुआ कि नहीं, सबसे अच्छा रास्ता है कि जनमत संग्रह करा लिया जाए। और इसके लिए 1946 में जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह हुआ तो उसका क्या देखा गया कि जो एक समुदाय विशेष है, यानी कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत ही उत्साहित था, और उत्साह से और सियालकोट को अपने तरफ लाने के लिए, पाकिस्तान में ले जाने के लिए, वो सभी लोग सुबह से ही वोटिंग लाइन में वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए खड़े हो गए, और जमकर उत्साह के साथ अपना 100% वोट लगभग उन्होंने पाकिस्तान में मिलाए जाने के पक्ष में
मुस्लिम समुदाय ने वोटिंग किया। अब आइए हिंदू समुदाय, हमेशा के तरह जो टेबल टॉक ज्यादा करेगा, बात ज्यादा हम लोग करते हैं जो हिंदू समुदाय है, और वो लोग इसमें उदासीन रहे। और उनमें तो उस समय जो 1941 का जो जनगणना है, 2,31,000 हिंदू थे, उसमें 1 लाख हिंदू लोग तो वोट ही नहीं दिए। बहुत लोग गए, जाकर बूथ जो सेंटर बना हुआ है, मतदान केंद्र, वहां पर देखे कि लंबी लाइन लगी हुई है, कहे कि कौन यहाँ पर जाएगा। बहुत लोग घर से ही नहीं निकले, बिल्कुल उदासीन बने रहे कि हमारे एक वोट से क्या होना है, और इसलिए वो लोग वोट में भाग ही नहीं लिए। कुछ लोग ही वोट डालने के लिए गए, और उसका नतीजा यह निकला कि हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद 55,000 ज्यादा वोट मिला मुस्लिम समुदाय को का पाकिस्तान में उसको मिलाए जाने के पक्ष में, और अंततः सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। और देखिए अभी वो पाकिस्तान के पंजाब का एक जिला है, पंजाब प्रांत का, और यह जो सियालकोट गया, वह इसका महत्व कितना बहुत बहुत बड़ा था कि यह आज भी पंजाब का, वहां का, पाकिस्तान का एक तरीके से फॉरेन मनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और वहां देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। और जो हम मिलिंद पन्नू की चर्चा की है, उस समय भी यह बहुत ही संपन्न शहर हुआ करता था, और उसमें इस बात की चर्चा है इस पुस्तक में, इसीलिए हमने चर्चा किया कि 160 से 135 ईसा पूर्व के समय भी यह संपन्न शहर सियालकोट हुआ करता था। आज भी जो ये पंजाब में गया है, तो पाकिस्तान में जो गया है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही आर्थिक दृष्टि से फायदे का केंद्र है। वहां का यह मैन्युफैक्चरिंग हब है, और वहां पर क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मेडिसिन के या दवा के क्षेत्र में, जो औषधि के क्षेत्र में जो काम आते हैं, वहां बनाए जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस सब का देखिए फॉरेन एक्सपोर्ट भी होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्पोर्ट्स गुड, खेल कूद के सामानों का भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, और बहुत ज़्यादा ये फॉरेन मनी यहाँ से सियालकोट से आ रहा है। और यह सियालकोट, अगर यहाँ के जो पक्ष है, जो भारत में इसको रखने के जो लोग पक्षकार थे, और जो लोग गोपीनाथ बारदुलाई की बात को सुने होते, जो उस समय असम के बहुत बड़े नेता थे और पूरे देश के भी नेता थे, और वो लोग जाकर वो लोग भी वोटिंग किए होते, तो आज ये सियालकोट ये भारत में होता, ये पाकिस्तान में नहीं जाता। और ये सिर्फ एक वर्ग समुदाय के, विशेषकर से स्पष्ट रूप से हिंदू वर्ग समुदाय का जो उदासीनता है वोटिंग के प्रति, उसका दुष्परिणाम निकला कि सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। चलिए ठीक है, जनमत संग्रह था, जहां गया वहां गया, लेकिन अब उसका अगला परिणाम क्या देखिए, जिन हिंदू वर्गों ने वोटिंग नहीं किया, करीब करीब 1 लाख लोग तो वोट में ही नहीं गए। 1941 का जो जनगणना था, उसमें 2,31,000 हिंदू कम्युनिटी वहां पर रहती थी। 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उसमें इस सियालकोट में भी जमकर हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, और महिला पुरुष बच्चे को का कत्लेआम किया गया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ। और ये देखिए कि 1941 में जो 2,31,000 संख्या थी, यह 1951 में जब वहां पर जनगणना किया गया, तो मात्र 10,000 हिंदू वहां पर पाए गए। 2,31,000 1941, यह संख्या घटकर 10,000 आ गई। और देखिए 2007 में फिर जो जनगणना हुआ, वहां पर 2017 की जब वहां पर जनगणना किया गया, तो वहां पर मात्र 500 हिंदू वहां पर बचे मिले। 2,31,000 में से 500 हिंदू वहां पर बचे हुए हैं। और अगर ये सियालकोट भारत में होता तो यह स्थिति तो कतई नहीं रहती। और आज अगर 2024 है, जनगणना करा दिया जाए, तो शायद हमको लगता है कि एक भी हिंदू मिलेगा, यह संशय की विषय है। तो वोट में उदासीनता बहुत दुष्परिणाम देता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस पक्ष में हो, ये तो वो तो जनमत संग्रह था, भारत और पाकिस्तान में जाने की बात थी। चूंकि मैं एक भारतीय हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, सियालकोट हमारे भारत में होता। लेकिन अब वो चला गया।
लेकिन इसका कारण क्या था जाने का? एकमात्र मतदान की उदासीनता। ये मतदान की उदासीनता नहीं होती तो सियालकोट हमारा होता, एक संपन्न ये जिला है हमारा होता। यह मिलिंद पन्नों के समय भी बहुत संपन्न जिला हुआ करता था। आज भी पाकिस्तान को एक तरह से यह मैन्युफैक्चरिंग हब है, यह उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा सियालकोट के माध्यम से पाकिस्तान को मिलती है। अगर यह हमारे देश में होता, भारत में होता, तो ये भारत को मिलता और हमारे सभी लोग एक साथ रहते। तो बंटवारा का दर्द तो आज तक हम सब लोग झेल रहे हैं। तो ये देखिए, मतदान में उदासीनता का शिकार सियालकोट मैं बताया हूं। यह सियालकोट जो है, ये देखिए कि यह जम्मू से मात्र 35 किलोमीटर है, मात्र 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू यह है सियालकोट। और ये लाहौर से 135 किलोमीटर है। तो भारत से कितना, ये भारत का अंग ही था। आज भी पंजाब प्रांत भारत में है और जो कट गया वो चला गया पाकिस्तान में। तो ये 135 किलोमीटर लाहौर की जो लोकेशन है वो लाहौर से है और जम्मू से 35 किलोमीटर है। तो आपसे फिर अनुरोध है कि 2 चरणों का मतदान तो हो गया और इसमें हमें उदासीनता दिखाई दे रही है। इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के कारण भी शायद मतदाता नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अपने जरूरी काम तो मतदाता लोग कर ही रहे हैं। तो बस यही समझें कि यह अत्यावश्यक कार्य है। आपके मन में जो, जिसको आप पसंद करते हैं, जिस विचारधारा को आप मानते हैं, वहां जाकर वोटिंग कीजिए, लेकिन वोटिंग कीजिए ऐसा नहीं कि आपके मतदान की उदासीनता का खामियाजा आपको 5 वर्षों तक तो भुगतना पड़े, क्योंकि फिर यह चुनाव 5 वर्ष के बाद ही आएगा अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ तो इसलिए अपने मन के जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोटिंग कीजिए। घर से निकलिए, छुट्टियां मत मनाइए, गर्मी मत देखिए, बड़ी बड़ी लंबी लाइन मत देखिए। आप भी उत्साह के साथ जाकर वोटिंग कीजिए और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाइए। सिर्फ टेबल टॉक करने से, नुक्कड़ चौराहे पर, चाय के दुकानों पर राजनीतिक चर्चा करने से और राजनीतिक गप्पेबाजी करने से देश नहीं बदलता है। देश बदलता है आपके एक मत से। एक वोट का महत्व समझिए और एक वोट नहीं देने का भी क्या दुष्परिणाम निकलता है, यह सियालकोट की घटना से आप सबक लीजिए। तो आप अपने पक्ष में जिसको चाहते हैं, जिसको जिताना चाहते हैं, उसके लिए जाकर मतदान कीजिए और अपने मनपसंद उम्मीदवार का विजय सुनिश्चित करने का काम कीजिए। और यही आपसे गुजारिश है। मतदान में उदासीनता यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो शासन होती है अंततः प्रजा लोगों के हाथ में होती है, पीपल के हाथ में होती है। तो ये कैसे होती है? यही मतदान के समय एक वोट के माध्यम से ये सत्ता आपके पक्ष में आ गई है, आपके हाथ में बागडोर है। आप जिसे चाहते हैं उसे जिताइए, जिसे चाहते हैं उसे हरा दीजिए, नकार दीजिए और इस तरीके से लोकतंत्र के निर्माण में आप भागीदारी बनिए, हिस्सा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।